Hey students, welcome again. We are here with the part 8 of 12th class history chapter 1. तो बात कर रहे थे हम कुछ को उत्कीर्णन उत्कीर्णन मतलब उकेरना कोई चीज का या चित्रकारी। ठीक है, जैसे कि इस पे की गई है ये चित्रकारी। कुछ को उत्कीर्णन के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे, किसी पे छापे गए थे। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। शैलखड़ी जो एक महत्वपूर्ण और बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मन के शैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। ठीक है, जो शैलखड़ी का लेप था उसको एक सांचे में डाल दिया जाता और फिर मन के बनाए जाते। ठीक है, इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मन के बनाए जा सकते थे। शैलखड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने के लिए एक पहेली बना हुआ है। ठीक है, तो इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मन के बनाए जा सकते थे। ज्यामितीय मतलब जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री है उसके जैसे, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग जिसको बोलते हैं, आयत, समभुज, समकोण, इन सब आकृतियों से अलग भी उन ठोस पत्थरों से क्या बनाए जा सकते थे, मन के बनाए जा सकते थे। शैलखड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूं कि अभी भी उन लोगों के समझ नहीं आया है, जो प्राचीन तकनीकों को समझने में कोशिश कर रहे हैं ना, उनके भी अभी समझ नहीं आया है कि शैलखड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे। फिर भी खोज जारी है, समझने का कार्य अभी भी जारी है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोग में यह दर्शाया गया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ठीक है जी, पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। अपरिष्कृत मतलब अलग अलग आकार में तोड़ा जाता था। ठीक है, पत्थर के पिंडों को फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता। बड़ी अच्छी उनकी जो दरारें थी उनको निकाल के बड़ी अच्छे से तराश करके उनकी जो नक्काशी होती है, निकासी और नक्काशी में फर्क होता है। नक्काशी मतलब छापना, घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। अब देखिए, चहुंदड़ों, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो एक प्रश्न और आ गया जी कि छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा काल में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो वो कहाँ हैं, चहुंदड़ों, लोथल और धोलावीरा। ठीक है जी, ये चहुंदड़ों पाकिस्तान में है, लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। अब बात करते हैं आगे की। मानचित्र एक अब आगे आएगा। नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें। नागेश्वर उसमें गुजरात में है और बालाकोट पाकिस्तान में। तो आप पाएंगे कि ये बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी हुई वस्तुओं, जिनसे चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी वस्तुएं सम्मिलित के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, दोनों के दोनों। ठीक है, किनके निर्माण के, चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी के। कौन कौन, नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है जी, उसके बाद यह जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंदड़ों और लोथल से तैयार माल जैसे कि मनके
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाए जाते थे या उन्हें लाया जाता था। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये देखिए, ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। मृद भांड जैसी कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित ढूंढते हैं। वो प्रशस्त्र पिंड ढूंढेंगे, पूरे शंख ढूंढेंगे और तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं आदि चीजें ढूंढते हैं। अब यहाँ तक कि कूड़ा करकट और शिल्प के कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में एक है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। बेकार टुकड़ों के लिए चीजें बनाई जाती, मगर कुछ छोटे टुकड़े जो थे वो कार्यस्थल पर ही छूट जाते थे, उन्हें छोड़ दिया जाता था। और ये टुकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प का उत्पादन कार्य किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माल कैसे प्राप्त होता है उससे संबंधी नीतियां भी वहां पे बनी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। उन नीतियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मैदान जहाँ पे जल के साथ मिट्टी बहकर जाती थी, बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महाद्वीप, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन, ये देखिए, ये तांबे व कांसे के बर्तन है, दोनों के दोनों, ये तांबे और कांसे के बर्तन है। ठीक है, ये हड़प्पा काल में मिलते थे। उसके बाद हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए, नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की उन्होंने वहां। ऐसे ही कुछ अन्य पुराने स्थल थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुगई, अफगानिस्तान में कौन सी जगह थी, शोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाल जर्द मणि। अब लाल जर्द मणि कहाँ पाई जाती थी? लाल जर्द मणि पाई जाती थी अफगानिस्तान शोरतुगई में। ठीक है जी, लाल जर्द मणि यहाँ पाई जाती थी। तथा लोथल में जो कार्नेलियन यानी कि गुजरात के भड़ोच लिखा गया, यहाँ भरूच जिले में स्थित है। शैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में, धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी हड़प्पा काल में। ओके, दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं जैसे अनेक संपर्कों की संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविद गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। अब खेतड़ी में जो चीजें मिली हैं उनको क्या नाम दिया गया है? गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है जी खेतड़ी में। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 8। अब आगे अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे, अगले पार्ट में आपसे मुखातिब होती है। ठीक है जी।